चैप्टर 41 कुछ मजबूरियाँ। एंजल क्लॉथ इवेंट। रिद्धिमा जी एक चेयर पर परेशान होकर बैठी थी। तभी उनके पास दो लोग आए। उन्होंने अपना सर नीचे करके कहा, मैम कहीं नहीं मिल रही हैं। तभी वहाँ पर अनुकूल और धीरज जी भी आ गए। अनुकूल ने कहा, माँ वह यहाँ से जा चुकी हैं। रिद्धिमा जी ने कहा, वो इसी कंपनी में काम करती है और इस शहर में रहती है। हम उनसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। अनुकूल, विला खुलवाओ। प्रजापति खानदान सिर्फ इस इवेंट के लिए इंडिया आया था और इवेंट खत्म होने के बाद वापस जाने वाला था, पर अब रिद्धिमा प्रजापति ने कह दिया था कि वह लोग यहीं रुकेंगे। उनके कई सारे घर यहाँ पर थे और कई सारी प्रॉपर्टीज़ भी। अनुकूल ने कहा। अनुकूल ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। धीरज जी ने रिद्धिमा जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। वह लोग बातें कर ही रहे थे कि निर्मला देवी, कृपा जी और वैभव जी वहाँ आए। निर्मला देवी ने कहा, रिद्धिमा आप जा रही हैं? रिद्धिमा जी ने अपना सिर उठाया और अपने चेहरे की परेशानी को छुपाते हुए कहने लगी, सोच रहे हैं सब साथ आए हैं तो कुछ समय शहर में रुक जाएं। कृपा जी ने आगे आकर कहा, तो आप हमारे घर क्यों नहीं चलते, हवेली में रहिए। रिद्धिमा जी मुस्कुराई और कहने लगी, रहने दीजिए, विला खुलवा दिया है, हम लोग वहीं रहेंगे। फिर वह आसपास देखकर कहने लगी, वायु कहाँ है? यह सुनते ही सबके चेहरे मुरझा गए। वायु काफ़ी समय से हवेली नहीं आया था और ना ही उन लोगों को उसकी कोई खबर थी। वह लोग इवेंट में भी उससे नहीं मिल पाए क्योंकि वह किसी न किसी इंसान से बात कर रहा था। कृपा जी ने कहा, उसे काफ़ी काम है, वह शायद ना मिल पाए। रिद्धिमा जी उदास हो गई। उन्होंने वायु को धैर्य से बात करते हुए और यह कहते हुए सुना था कि वह उनके प्रोजेक्ट के लीड डिज़ाइनर है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसे अच्छे से जानता होगा, इसलिए वह उसके बारे में बात करना चाहती थी। पर अब उन्हें लग रहा था कि उनकी उम्मीदें उन्हें धीरे धीरे टूटती नज़र आ रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तेजस, वीर और बाकी के टीम मेंबर साथ मिलकर इवेंट को संभाल रहे थे। ड्रेसेस के इंफॉर्मेशन उन सब के पास ही थी, इसलिए लोगों को एक्सप्लेन करने का काम भी उनका ही था। वीर ने आसपास देखकर कहा, यह धैर्य कहाँ चली गई? यह सुनते ही तेजस के हाथ रुक गए। उसने मुड़कर कहा, वह किसी काम से बाहर गई हैं और शायद ना लौट पाएं, बाकी हम देख लेते हैं। वह काफ़ी समय से मेहनत कर रही हैं। टीम में हर कोई जानता था कि उन सब में सबसे ज़्यादा मेहनत धैर्य ने ही की है, इसलिए उसने जल्दी जाने के किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई। तेजस कुछ समय के लिए वहाँ से बाहर आ गया। उसने देखा लड़की मास्क लगाकर इवेंट से जा रही थी। वो जल्दी से उसके पास पहुँचा और उसका हाथ पकड़ते हुए कोने में खींच लिया। निधि अपना सिर उठाकर उसे देखा और कहा, तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तेजस ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेरा और कहा, तुमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है। निधि ने झुंझलाते हुए कहा, और वो गिफ्ट क्या है? तेजस ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और कहा, वह पूरा तुम्हें अभी नहीं मिल सकता, उसका कुछ हिस्सा मैं तुम्हें अभी ज़रूर दे सकता हूँ। यह कहते हुए उसने जल्दी से निधि को किस कर लिया। निधि आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। उसे इस तरह का कोई गिफ्ट नहीं चाहिए था, तब पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। तब तक तेजस का मन नहीं भरा जब तक उसने उसे किस किया और फिर उससे अलग होकर कहने लगा, हम बाकी का गिफ्ट बाद में देखेंगे। शूटिंग से मैंने कुछ दिन की छुट्टी ली है, तो शायद मैं 2 दिन ना आ पाऊँ। निधि ने उसे जाते हुए देख रही थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, हम कल जा रहे हैं, शूटिंग अब बाहर होगी। तेजस 2 मिनट के लिए ज़रूर रुका और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। हेवन माउंटेन। धैर्य के आंसू वायु की शर्ट को गीला कर रहे थे। वो उसकी पीठ को सहला रहा था और उसे शांत होने का इंतज़ार कर रहा था कि तभी धैर्य ने अचानक से अपना सिर ऊपर करा और वायु को घूरते हुए कहने लगी,
आप बहुत बुरे हैं। आपने हमें गलत समझा। वायु ने अपने हाथों को उसकी कमर पर कस दिया। धैर्य आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के बहुत करीब था। वायु का हाथ धैर्य के मुंह पर था और वो उसे घूरते हुए देख रहा था। उसने कहा, माफ़ी मांग तो रहा हूँ ना। धैर्य ने उसके हाथ पर जोर से बाइट किया, जिससे वायु ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। धैर्य ने उसे धक्का दिया और खड़े होते हुए कहने लगी, माफ़ी मांग रहे हैं तो क्या एहसान कर रहे हैं? हमें आपकी एहसान वाली माफ़ी नहीं चाहिए। देखिएगा, पहले तो हमने सोचा था कि हम आपको अपनी बेटियों से मिलवाएंगे और साथ में रहेंगे, पर अब वह सब खत्म होने जा रहा है। वायु उसके गुस्से भरे चेहरे को देख रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने सामने खड़ी लड़की के गुस्से को कैसे शांत करे। धैर्य टेंट के बाहर जा चुकी थी। वायु ने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे चल पड़ा। धैर्य अपने पैरों को पटक कर चल रही थी, जिससे उसकी पायल आवाज कर रही थी। शांत जंगल में उसकी पायल का शोर हो रहा था, जिससे कुछ जानवरों की आवाज वहां आने लगी थी। धैर्य ने डरकर आसपास देखा, तभी उसकी नज़र अपने पीछे चल रहे वायु पर गई और वह अपने डर को छुपाते हुए वापस आगे चलने लगी। वायु जानता था कि वह डर रही है, पर उसके सामने नहीं चाहती, इसलिए वह चुपचाप उसके साथ ही चलता रहा। थोड़ी देर बाद वह लोग एक झोपड़ी के पास पहुंचे, जो बाहर से बिल्कुल विलेज में बने घरों की तरह दिख रही थी। टॉप पर सूखी घास की छत थी और दीवार पतली पतली लकड़ी की डंडियों से बनी थी। दरवाज़ा भी वैसा ही था और गोलाकार की एक छोटी सी खिड़की बनी थी। धैर्य को अब हल्की ठंड लग रही थी। बिना कुछ सोचे वह सीधे उस घर के अंदर घुस गई। अंदर एक लालटेन जल रही थी। धैर्य ने उसकी बत्ती को ऊपर करा, जिससे रोशनी बढ़ गई। उस पीली रोशनी में जगह बहुत सुंदर दिख रही थी। धैर्य ने नहीं सोचा था कि झोपड़ी जैसा दिखने वाला यह जगह अंदर से इतना सुंदर होगी। अंदर एक बेड था और साइड में लकड़ी से बने सोफे रखे थे। अंदर की छत सफ़ेद रंग की थी और नीचे सॉफ्ट कारपेट बिछा था, जो पूरे सफ़ेद रंग का था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन पर बर्फ़ की चादर पूरी जगह पर बिछा दी गई हो, जिसमें लगभग 3 कमरे आ सकते थे। वहाँ कई सारी पेंटिंग्स भी लगी थी, जो धैर्य की थी, और कई सारे फ़ोटो दोनों के साथ में थे, जिसमें वह बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे थे। धैर्य दीवार को देख रही थी, जहाँ उनके साथ बिताए हुए पलों की यादें फ़ोटो के रूप में छपी हुई थी। वो एक फ़ोटो के पास पहुँचे और उसे छूकर देखने लगी। यह उस समय की फ़ोटो थी। वायु और धैर्य पहली बार उनके ऑफिस में मिले थे और वायु ने उस पर पानी डलवा दिया था। फिर उसने उसके लिए ड्रेस अरेंज की थी। वो देखकर धैर्य मुस्कुराए बिना रह नहीं सकी। वह अपनी यादों में खोई हुई थी कि उसे अपनी कमर पर एक खिंचाव महसूस हुआ। वायु ने उसे पीछे से गले लगाया और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए कहने लगा, हमारी पहली मीटिंग तुम्हें याद है ना? मैं तो उसे कभी नहीं भूल सकता। सालों का इंतज़ार जो तुमने उस दिन ख़त्म कर दिया था। यह कहते हुए वो उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। धैर्य अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को काबू करते हुए तस्वीर के कांच में दिख रहे उन दोनों के अक्स को देख रही थी। उसका हाथ अपने दिल पर चला गया। जिंदगी जो घंटों और मिनटों की तरह गिनती के हिसाब से उसके पास थे, वह अपने प्यार को देना चाहती थी, पर थोड़ी देर पहले जो हुआ उससे वो नाराज़ थी। वायु धैर्य के साइड फेस को देख रहा था, जो थोड़ा परेशान था। उसने उसके कान के पास जाकर कहा, माफ़ नहीं करोगी? अगर तुम सच में मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ना यह कहूँगा कि तुम उन दोनों को मुझे दे दो। सालों से तुम उनके साथ रही हो, तुमने उन्हें जन्म दिया। वह तुम्हें जानती हैं, ना कि मुझे। मैं तो अभी भी उनके लिए अनजान हूँ। यह कहते हुए वायु के दिल में तेज़ दर्द हो रहा था, जो धैर्य उसकी आवाज़ में महसूस कर सकती थी। वह मुड़ी और वायु की नम आँखों को देखकर कहने लगी, हमने भी आपको पहले ही नहीं बताया, यह हमारी गलती है। हमें आपको तभी बता देना चाहिए था जब हमें सच का पता चला था।
पर हमारी भी कुछ मजबूरियाँ थी। वायु ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह पूरी तरह मेरी गलती है। ठीक से पता नहीं लगाया। इतने सालों तक मैं था जिसने खुद के साथ धोखा होने दिया। अगर मैं चाहता तो सब जल्दी सामने आ जाता और तुम्हें इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। चैप्टर 142। मेरी नहीं, हमारी बेटियाँ। हेवन माउंटेन। वायु और धैर्य एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों ही जानते थे कि इन सब में सिर्फ हालात गलत थे, ना कि वो। धैर्य ने धीरे से वायु को गले लगाया और कहा, हम डर गए थे। हम हमेशा आपको यह बताने से डरते थे, यह सोचकर कि शायद आप हम पर विश्वास ना करें या हमसे हमारी बेटियों को अलग कर दें। पर हमने यह कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह किसी मुसीबत में होंगे जहाँ ज़िंदगी हमें मौत से छीन रही होगी। यह सुनते ही वायु की पकड़ धैर्य की कमर पर कस गई। उसने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम इस तरह की बातें क्यों करती हो? तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? धैर्य, हमेशा नेगेटिव सोचती हो। अब हमारे साथ सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं है, मैं जानता हूँ। अब हम एक परिवार हैं और हमारे परिवार में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान तुम हो। अगर तुम इस तरह की बातें करोगी तो बाकी सबका क्या होगा? धैर्य ने अपना सिर वायु के सीने पर हिलाया और कहा, हम नहीं सोचना चाहते। यह कहते हुए उसने अपना सिर उठाकर वायु की आंखों में देखा और कहा, हम इस समय सिर्फ आपको चाहते हैं। आपने वादा किया था कि आप हमें अपना समय देंगे। वायु उसकी बातों का मतलब समझ रहा था, पर वह थोड़ा परेशान था। उसने धैर्य का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तुम क्या कह रही हो? धैर्य मुस्कुराई और कहने लगी, हम आपकी पत्नी हैं और आपका हक है हम पर। हम आपको आपका हक देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें पूरा करें और हम इस रिश्ते को। यह सुनते ही वायु का हाथ एक पल के लिए कांप उठा। वो भी धैर्य को पूरी तरह अपनाना चाहता था, पर इस तरह नहीं। उसने दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहा, नहीं। उसे लग रहा था कि धैर्य उससे अपनी आखिरी इच्छा कह रही है और वो उनकी ऐसी कोई भी इच्छा को पूरा नहीं करना चाहता था जिसे वो अपनी आखिरी इच्छा समझ रही हो। धैर्य ने वायु को हाथों को पकड़ा और विश्वास भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, हमें बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम दुखी हों? नहीं ना वायु, हम ये किसी मजबूरी या डर में नहीं कह रहे। हम सच में आपकी पत्नी बनना चाहते हैं। पूरी तरह से हम चाहते हैं कि इस डोर जो हमें जोड़ती है उसे कोई खोल ना सके। वायु ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें घर नहीं जाना? तुम्हारी बेटियाँ। धैर्य ने उसके मुंह पर हाथ रखा और अपना सिर ना में हिलाकर कहने लगी, मेरी नहीं, हमारी बेटियाँ। यह सुनते ही वायु की आंखों में एक चमक आ गई। धैर्य ने अपने हाथ को उसके होठों से हटाया और अपने पंजों के बल खड़े होकर उसके होठों पर किस करने लगी। वायु इसके लिए तैयार नहीं था और वो हैरान हो गया था। उसकी आंखें धैर्य की बंद आंखों को देख रही थी। बड़ी बड़ी पलकें तितली जैसे पंखों की तरह दिख रही थी और धैर्य एक परी की तरह लग रही थी। वायु को ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जल रहा हो। वो भी ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया। उसने धैर्य की कमर को पकड़कर उसे खींचा और उसे डीपली किस करने लगा। थोड़ी देर बाद वायु उसके होठों से अलग हुआ और उसके चेहरे को देखने लगा, जो इस वक्त गुलाबी हो गया था। थोड़ी देर पहले गुस्से से लाल दिख रही लड़की गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक शर्माती हुई मासूम लड़की उसे दिख रही थी। उसने धैर्य के गालों को सहलाया और कहा, तुमने कभी नहीं कहा। धैर्य ने अपनी बंद आंखों को खोलकर वायु के चेहरे को कंफ्यूजन में देखा। वायु ने झुककर उसकी नोज़ पर किस करा और कहा, यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो? यह सुनते ही धैर्य के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। ऐसे कई मौके थे जिस पर उन्होंने इस बारे में बात की थी और बातों बातों में एक दूसरे को अपनी फीलिंग बताई थी, पर डायरेक्ट यह कभी नहीं कहा गया था कि धैर्य वायु की तरफ बात
कभी नहीं कहा गया था कि वो उससे प्यार करती है। धैर्य वायु की तरफ बात पलटते हुए कहने लगी। आपने भी नहीं कहा। वायु मुस्कुराया और अपना माथा उसके माथे से जोड़कर कहने लगा, याद करो कितनी बार मैंने तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और वह भी आज से नहीं। क्या तुमने कभी यह बताया कि तुम मुझसे कब से प्यार कर रही हो और कितना? धैर्य को इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा था। वह भी नहीं जानती थी कि वो वायु से कब से प्यार कर रही है। वायु ने उसके सोच में खोए हुए चेहरे को देखा और दूर होते हुए कहने लगा, जवाब दो। धैर्य ने अपना सिर उठाकर सामने खड़े इंसान को देखा और उसके पास खड़े होकर कहने लगी, ज़रूरी है। वायु उसकी आवाज़ में घबराहट को महसूस कर सकता था, पर उसने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ। धैर्य ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज़ में कहने लगी, पता नहीं कब से, पर शायद जब आपने हमें पहली बार गले लगाया था, हमें आपने हाथों से खाना खिलाया था, हमें फ़ोन दिया था और धमकी देकर आपने लंच करने के लिए भी बुलाया था। इवेंट के समय जब हमें किडनैप कर लिया था और आपने हमें बचाया था। सही मायने में हम तो आपके तभी हो गए थे जब शिव जी के मंदिर में हमारी शादी हुई थी, और हमने उन सारी चीज़ों को तब माना था जब हमें पता चला था कि रावी और वीरा के पिता आप हैं। क्योंकि हम आपको किसी तरह के धोखे में नहीं रखना चाहते थे, इसलिए हम आपसे दूर रहते थे। यह जानने के बाद कि आप वही इंसान हैं, हमारा प्यार आपके लिए दिन ब दिन बढ़ता गया। वायु, हम नहीं जानते कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पर अब यह रोक नहीं सकते और यह सिर्फ आपके लिए बढ़ता रहेगा। यह सब कहते वक्त धैर्य की आंखों से आंसू बह गए थे। वायु ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा। लड़की जो शब्द उसके लिए कह रही थी उसके दिल को छू रहे थे और उसकी हर एक धड़कन को मीठे एहसासों से भर रहे थे। उसने धैर्य को माथे पर किस करा और कहा, यह ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए कब से महसूस कर रहे हैं वह पता हो। ज़रूरी वह है कि हम सिर्फ एक दूसरे के हैं। तुम मेरी हो। यह कहते हुए उसने झुक करके उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस कर दी। इसके बाद वह उसके गालों पर और उसके तितली जैसे बड़ी पलकों पर किस कर रहा था। धैर्य ने अपनी आंखों को बंद करके रखा था। वायु उसे गौर से देखने लगा। धैर्य बहुत सुंदर लग रही थी। वायु ने अभी नोटिस किया कि धैर्य ने वैसा ही लहंगा पहना है जैसा उसने तब पहना था जब उसने उसे पहली बार इंदौर के बस स्टॉप पर देखा था। यह देखते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम मेरे लिए तैयार हुई हो? तुमने मेरे लिए वैसा ही लहंगा बनाया जिसमें मैंने तुम्हें पहली बार देखा था? धैर्य मुस्कुराई और उसने कुछ नहीं कहा। वायु ने उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने पहले इजहार किया, बात तो इतनी है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह कहते हुए उसने धैर्य को गोद में उठाया और आगे चलने लगा। जैसे ही उसने धैर्य को बेड पर लेटाया, वो कूदकर दूसरी तरफ जाकर कहने लगी, इतनी आसानी से हम आपके हाथ नहीं आएंगे मिस्टर राजवंश, पहले हमें पकड़िए। वायु ने देखा लड़की जो थोड़ी देर पहले उदास, परेशान और गुस्सा थी, अब छोटे बच्चे जैसा बिहेव कर रही थी। उसकी इस हरकत को देखकर वायु मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अपना कोट साइड में फेंका और अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए कहने लगा, ठीक है, तो मिसेस राजवंश खेलना चाहती हैं? धैर्य मुस्कुराई और वायु को अपना अंगूठा दिखाकर भाग गई। कमरा बहुत बड़ा था। वायु जब भी धैर्य को पकड़ने की कोशिश करता, धैर्य दूसरी तरफ चले जाती। उसके हाथ में एक कुशन पकड़ा था और उसे वायु पर फेंक कर कहने लगी, आप हार जाएंगे। वायु ने अपना हाथ अपनी कमर पर रखा और कहा, अच्छा, एक बार मेरे हाथ आओ, फिर बताता हूँ कौन हारता है। धैर्य ने अपना लहंगा संभाल कर दूसरी तरफ जाते हुए कहा, देखते हैं। पर वह दौड़कर दूसरी तरफ जाती, इससे पहले ही कारपेट में उसका पैर फंसा
और वह ज़मीन पर गिर गई। मोटा सा कारपेट बिछा होने के कारण उसे चोट तो नहीं लगी, पर इसे इस तरह नीचे गिरता देख वायु घबरा गया और उसके पास पहुंचकर उसे उठाते हुए कहने लगा, तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? धैर्या अपने सिर को मल रही थी। उसने कहा, हम हार गए। वायु ने उसके सिर पर मारा और कहा, अभी तुम्हें चोट लग जाती और तुम्हें अभी भी हारने की पड़ी है। धैर्या ने मुंह बनाकर उसे देखा और कहा, जाइए, हम आपसे ना बात ही नहीं करते। यह कहते हुए उसने गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तभी एहसास हुआ कि उसकी कमर पर किसी का हाथ है। ठंडे हाथ की छुअन को महसूस करते हुए उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वायु धैर्या की कमर में बंधे चेन से खेल रहा था। उसने धीरे से उसके कान में कहा, मिसेस राजवंश तो हार गई, तो अब सज़ा मिलेगी। यह कहते हुए उसने धैर्या को गोद में उठाया और बेड की तरफ चला गया। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।